Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वेरी अमेजिंग टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि फ्रिक्शन कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। It is completely based upon the previous chapter that is laws of motion। आसान भाषा में फ्रिक्शन में एक अच्छा कमांड होने के लिए, एक बहुत अच्छा कमांड होने के लिए बहुत जरूरी है आपके लॉज ऑफ मोशन के जो फंडे हैं, लॉज ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट्स हैं, दे मस्ट बी वेरी 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 क्लियर, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा सारे के सारे लॉज ऑफ मोशन के फंडे लग रहे हैं। वही फोर्स है, वही एक्सेशन है, वही बेसिक एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वही नॉर्मल रिएक्शन है, वही ग्रेविटेशन फोर्स है, वही टेंशन स्ट्रिंग है, वही स्प्रिंग फोर्स है। whenever there is a relative motion or a tendency of relative motion in between two surfaces in contact, then a resistive force acts at the point of contact of their surfaces and this resistive force it is called as friction force। friction मतलब एक तरह का फोर्स है, जैसे तुम लोग बाकी रियल फोर्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशन फोर्स है, नॉर्मल एक्शन है, टेंशन स्ट्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, उसी तरह से जो फ्रिक्शन है इट इज आल्सो काइंड ऑफ फोर्स, एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो होता क्या है, आसान भाषा में समझते हैं, शुद्ध अपनी मातृभाषा में। जब भी दो सरफेसेस के बीच में या तो एक्चुअली में रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन मतलब स्लैपिंग हो, या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, स्लैपिंग की टेंडेंसी हो, एक्चुअली में रिलेटिव मोशन ना हो, सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तो सरफेसेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सरफेसेस का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। इस रेजिस्टिव फोर्स को हम नाम देते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा सा इलैबोरेट करके है ना, डिटेल में चर्चा करते हैं, चर्चा इन डिटेल, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव मोशन। पहले क्या है, पहले समझे हैं, हाँ ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान ले अपने पास दो सरफेसेस हैं इन कॉन्टैक्ट, ये दो ब्लॉक्स हैं विच आर कैप्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं, समझ आ रहा है, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स आपस में एक कॉन्टैक्ट में हैं। कब हम बोल सकते हैं कि इन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? रिलेटिव मोशन मतलब एक्चुअली में स्लैपिंग हो रही है। तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी समझ लें, बाद में छपना, हाँ। पहली पॉसिबिलिटी, मान ले नीचे वाला जो ब्लॉक है वो स्टैटिक है, ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने मान ले बोल दिया कि दौड़ जाए, तो ये वैसा चलने लगे, ऐसा है। तो क्या इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं दोनों के बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन? फील कर रहा है, नीचे वाला जो सरफेस है वो स्टैटिक है, ऊपर वाला भाग रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब स्लैपिंग हो रही है, नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे है, स्टैटिक है, ऊपर वाला मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिवर्स कर दे, रिवर्स मतलब ऊपर वाले को मैंने बिठा दिया, पकड़ लिया है, नीचे वाले को बोल दिया ठीक है निकल लो, तो नीचे वाला निकल लिया। तो क्या इस सिचुएशन में भी हम बोल सकते हैं दोनों के बीच में हो रहा है? हो रहा है मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। फील कर, ऊपर वाला क्या है? स्टैटिक है, नीचे वाला भाग रहा है, इधर भागे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में स्लैपिंग हो रही है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पहले समझे बाद में छापना। हो सकता है दोनों भाग रहे हों डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे मान ले ये किसी v1 की वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, ये किसी वेलोसिटी v2 से इधर भाग रहा है। सोच के देख, ऊपर वाला जो है इधर भाग रहा है, लोअर वाला जो है इधर भाग रहा है, तो क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे देयर इज रिलेटिव मोशन, राइट। तो ये तो हो गया एक्चुअली में स्लैपिंग है, एक्चुअली में सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, सिर्फ मोशन की टेंडेंसी बन रही हो, मोशन ना हो रहा हो, सिर्फ माहौल बन रहा हो। माहौल बनाते हैं आजा, ठीक है। देख, एक आया टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, पहले समझो बाद में छापे हैं, है ना। जैसे मान ले एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं उन लोगों को।
एक ब्लॉक है प्लेस ऑनटू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक है मान ले किसी सरफेस पे बैठा हुआ है और ब्लॉक पे मान ले कुछ फोर्स लगा रहा है, बट ये जो फोर्स लग रहा है दिस फोर्स इज इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू स्लाइड दिस बॉडी, कम फोर्स लगा रहा है तो बॉडी चलने की टेंडेंसी बना रहा है बट असलियत में चल नहीं रहा है। तुम लोग फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे है ना, तुम लोग को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, लाइव डेमो है ना, किलर विजुअलाइजेशन, एवरीवन सी दिस है ना। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इट इज कैप्ड ऑनटू द सरफेस, मैं इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ बट दिस फोर्स इज इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू स्लाइड द बॉडी, इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी। मतलब मैं मान ले थोड़ा फोर्स लगा रहा हूँ, कम फोर्स लगा रहा हूँ, 0.001 न्यूटन लगा रहा हूँ, बहुत छोटा सा मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये चल नहीं रहा है बट चलने की कोशिश कर रहा है, चलने की टेंडेंसी बना रहा है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा और इस पे फोर्स लगा देता हूँ तो देख चल पड़ेगा, एवरीवन सी दिस है ना, किलर विजुअलाइजेशन। ये देख ये चलना शुरू कर दिया, बट अभी राइट नाउ क्या है, मैं थोड़ा फोर्स लगा रहा हूँ तो अभी ये चल नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं कि ब्लॉक इज नॉट इन एक्चुअल मोशन, इट इज ओनली हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अब यहां पे डेफिनेशन आती है फ्रिक्शन की, ध्यान से सुनना डेफिनेशन क्या है, कि जब भी सरफेसेस के बीच में एक्चुअली में स्लिपिंग हो, एक्चुअली में रिलेटिव मोशन हो, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, स्लिपिंग ना हो, एक्चुअली में रिलेटिव मोशन ना हो, बट देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो ऐसे केस में सरफेसेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, सरफेसेस का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सरफेसेस का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, इस रेजिस्टिव फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसे समझ सकते हो कि फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन is a kind of resistive force which acts in between the two surfaces in contact when either there is actual relative motion between the surfaces or there is a tendency of relative motion between the surfaces। जब भी सरफेस के बीच में या तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी, तो सरफेसेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन क्यों लगता है, just to oppose the relative motion in between the surfaces। सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। तो जो बेसिक कॉज है, जो मेन रीजन है बिहाइंड दिस फ्रिक्शन फोर्स, इट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये सरफेस इधर भाग रहा है, तो ये इसके इधर वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर लगाएगा, ये फंडा है, समझ पा रहे हो। और जितना फ्रिक्शन ये इस पे इधर लगाएगा क्या, उतना ही फ्रिक्शन ये इस पे लेकिन इधर लगाएगा, आवाज नहीं आई, ये सुनो, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बताया ना, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, सारे तो वही फंडे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सो जितना इसने इस पे फ्रिक्शन इधर लगाया उतना ही इसने इस पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस है ना। ऐसी सोच, ये बैठा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये भाग रहा है, फील कर है ना। बाकी तो यार गिनती के 2-4 फॉर्मूले मैं बता दूंगा, उससे अपना काम चल जाएगा चैप्टर में, बट है ना, एक यू मस्ट बी एबल टू फील द थिंग्स, ठीक है, एक फील आ जाए तो मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बैठा है, इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टी जा रही है, तो ये इसके इधर वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। क्या, जितना फ्रिक्शन ये इस पे इधर लगाएगा क्या उतना ही ये इस पे लेकर इधर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन है ना। ऐसा हम थोड़ी बोलते हैं, ऐसा तो सर न्यूटन का कहना है, सर आइजैक न्यूटन, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन। न्यूटन सर क्या क्या कह गए हैं, दुनिया की कोई भी फोर्स कभी भी अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कौन से पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, समझा ना। और उसी तरह से यहाँ पे सोच, ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं, ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं, फील कर, क्या इसके रेस्पेक्ट में दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आवाज नहीं आई, ये सुनो, अरे ये खुद इधर भाग रहा है और ये वाला इधर भाग रहा है, तो इसको लगेगा ये इधर भाग रहा है, रिलेटिव है ना रे। मैं अगर इधर भाग रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, कैमरा इधर भाग रहा है, बट असलियत में तो मैं भाग रहा हूं, तो वही है ना रिलेटिव मोशन। ये इधर भाग रहा है तो इसको लगेगा ये इधर भाग रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर भाग रहा है, तो ये इसके इधर वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगाएगा, आवाज नहीं आई, ये सुनो। और जितना फ्रिक्शन ये इस पे इधर लगाएगा क्या उतना ही फ्रिक्शन ये इस पे लेकिन ऑपोजिट लगाएगा, एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस हैं।
डायरेक्शन समझ पा रहे हो, कौन इस पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही ये आखिरी केस इधर देख, यहाँ पे ऑल्दो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बट देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फील कर थोड़ा सा, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है क्या इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी बना रहा है, जा नहीं रहा है लेकिन जाने वाला है ना। क्या इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक का सरफेस है ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके इधर वाले मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर लगाएगा। क्या जितना फ्रिक्शन ये इस पे इधर लगा रहा है, क्या उतना ही फ्रिक्शन ये इसमें लेकर इधर लगाएगा। भाई साहब एक्शन रिएक्शन है ना, दुनिया की कोई भी फोर्स अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। तो हमेशा ध्यान रखें फ्रिक्शन के पीछे का जो कॉज है ना, जो मेन कॉज है, कॉज बिहाइंड फ्रिक्शन, इट इज एक्चुअली रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या है, इट इज ईदर रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को या एक दूसरे के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए एक दूसरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाते हैं। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई फ्रिक्शन की, ठीक है, कि फ्रिक्शन होता क्या है, कब एक्ट करता है। ठीक है, अब चर्चा हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। इसमें दो तरह के फ्रिक्शन आते हैं, वैसे असलियत में देखा जाए तो तीन तरह के फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरा एक और तरह का फ्रिक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, बट उसकी चर्चा हम लोग रोटेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स का सबसे तोड़ू चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इस फ्रिक्शन के चैप्टर में हम लोग दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। हेडिंग बना ले, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो सब लोग पॉइंट नंबर 1 में हेडिंग बना लें, स्टैटिक फ्रिक्शन। पढ़ते चलें, डेफिनेशन पढ़ते चलें, उड़ाते चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो देख जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो एक्चुअल रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द सर्फेसेस, व्हेन देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द सर्फेसेस। जब सर्फेसेस के बीच में कोई एक्चुअल स्लिपिंग ना हो, कोई एक्चुअल रिलेटिव मोशन ना हो, हमारा ना सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। जैसे ये ब्लॉक है कैप्ट ऑन टू द सरफेस, फोर्स इज एक्टिंग, तो फोर्स लग रहा है बट कम फोर्स लगा रहा है, फोर्स इज इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू स्लाइड दिस बॉडी, कम लगा रहा है फोर्स, लेकिन ज़्यादा लगाएगा तो चल देगा, राइट। तो जब भी सरफेसेस के बीच में एक्चुअली रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, ये कब एक्ट करता है, जब सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, सिर्फ रिलेटिव मोशन होने वाला हो ना रहा हो बट होने वाला हो। तो जब होने वाला वाली सिचुएशन होती है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे अ ब्लॉक इज कैप्ट ऑन टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड सम फोर्स इज एक्टिंग, कुछ फोर्स लगा रहा है बट फोर्स कम लगा रहा है, राइट, दिस फोर्स इज इनसफिशिएंट। तो रिलेटिव मोशन होने वाला है, हो नहीं रहा है, होने वाला है, उसकी टेंडेंसी बन रही है। तो ऐसे केस में सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ मतलब फ्रिक्शन, एस मतलब स्टैटिक, इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो अपने को याद रखनी है। सबसे पहली, सबसे जो बेसिक बात है ना, जो फंडामेंटल बात है रिगार्डिंग दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी की जरूरत होती है, फोकट में नहीं लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। और हमेशा ध्यान रखें हर इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है, समझा ना। हर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है, ये उतना ही रहता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है।
मतलब जैसे कि इस ब्लॉक पे आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, मान लो 0 न्यूटन है, तो अप्लाइड फोर्स अगर 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही लगता है, ऐसा है। अरे तभी तो बॉडी स्टैटिक रहेगी, जितना इधर से फोर्स उतना ही इधर से फोर्स, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा और सिस्टम स्टैटिक रहेगा। उसका नाम ही है स्टैटिक फ्रिक्शन। तब लगेगा जब सिस्टम स्टैटिक हो, रेस्ट पे हो, मोशन में ना हो, ऐसा है। जैसे मान ले इधर से 1 न्यूटन लगाया, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो जाएगा, तभी तो बॉडी स्टैटिक रहेगी, जितना इधर से उतना इधर से। मान ले इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इधर से ये फंड रहा है, तभी तो सिस्टम स्टैटिक रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, स्टैटिक फ्रिक्शन हर इंस्टेंट पे उतना ही लगता है जितना कि अप्लाइड फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होती है। इट वैरीज फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसकी एक रेंज होती है, फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है ये 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है, वरी करता है। इनइक्वालिटी समझ पा रहे हो? Fs ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है Fs मैक्स बोलते हैं। Fs मैक्स, F मतलब फ्रिक्शन, S मतलब स्टैटिक, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यूज करता है, अपने को ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है सर। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्स वैल्यू जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और हमेशा ध्यान रखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है हमेशा बॉडी के टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट रहती है। जिधर बॉडी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बनाएगी, टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाएगी, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे इसी केस में मान लो आपने ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाया, सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए सरफेस बॉडी पे क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एफ की वजह से बॉडी इधर भागने की कोशिश करेगा, ये सरफेस इस बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर? Fs मैक्स क्या होता है उस पर भी आते हैं। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज गिवन बाय दिस, इट इज गिवन बाय दिस। एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, Fs मैक्स बराबर μs इंटू 1। इसको म्यू बोलते हैं, लेटर इज कॉल्ड एज, इसको हम म्यू बोलते हैं, लेटर इज कॉल्ड एज म्यू, μs इंटू n। म्यूस एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलता है इसको? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक कांस्टेंट है। आगे हम लोग समझेंगे कि जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, किन किन से इंडिपेंडेंट है। और एन वही है, एन क्या है? सरफेस के बीच का नॉर्मल रिलेशन। व्हाट इज एन? एन का मतलब है कि ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिलेशन लगा रहा है। बताया ना, सारे के सारे एनएलएम के फंडे हैं। जो भी तुम लॉस ऑफ मोशन में फंडे पढ़े हो सारे के सारे एज इट इज यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। क्लियर? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs मैक्स। सब लोग हेडिंग बना लें, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं। फ्रिक्शन का जो चैप्टर है ना, ये छोटा चैप्टर है, होपफुली ये सप्ताह कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना, राइट? क्योंकि एक क्लास तुम लोगों की 2 घंटे लगती है, तो अगर 3 लेक्चर्स को काउंट कर लिया जाए 6 घंटे, तो अगर 1.5 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो है ना 4 क्लास हो जाती हैं तो 4 क्लास का मामला तुम्हारा निपट जाएगा। फ्राइडे को दी एंड हो जाएगा। मंडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद WP, ऐसा है, ठीक है? छोटा सा यूनिट है ना। तो दूसरा तरह का जो फ्रिक्शन आया उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। नाम से ही क्लियर है, डायनामिक। डायनामिक मतलब डायनामिक्स है, मतलब बॉडी मोशन में है, नहीं बहुत डायनामिक बॉडी है, नहीं ठीक है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन, डिफरेंसेस समझते चलें, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन।
हाँ, इस संडे तुम लोगों का रहेगा, इस संडे तुम लोगों का एनएलएम का टेस्ट रहेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। आज डाउट क्लास भी रहेगी, ठीक है, राइट। जो डाउट्स हैं तुम लोग व्हाट्सअप मार देना, ठीक है। आज बैठ लेंगे डाउट क्लास के लिए, ठीक है। वही अपना फेवरेट टाइम 11 बजे, ठीक है। तो डिफरेंसेस समझते चलें। देख, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगती है? जब सरफेस के बीच में देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, देयर इज नॉट एक्चुअल स्लिपिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन कब ऐड करता है? व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन, एक्चुअल में स्लिपिंग एंड बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब काम करता है व्हेन देयर एक्चुअल रिलेटिव मोशन, क्या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो। स्टैटिक तब लगता है जब सिर्फ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। ये कब लगता है? जब एक्चुअली में स्लिपिंग हो, एक्चुअली में रिलेटिव मोशन हो, राइट। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो एक रेंज है। जैसे मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 और 10 के बीच में कुछ भी लाई कर सकता है। एफएस मैक्स मान ले 10 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स, कुछ भी हो सकता है। अनलाइक द स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड रहती है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो देखो, जैसे मान ले कोई ब्लॉक है, अब एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा। जैसे मान ले ये बॉडी है ना मूव कर रही है, तो एक्चुअल में स्लिपिंग हो रही है, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो सरफेस इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगा रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान रखें, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस बोलता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करता है। एफ मतलब फ्रिक्शन, के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है? इट्स वैल्यू इज दिस म्यू के इनटू 1। बिल्कुल वैसे ही है जैसा स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। क्या होती है? दिस इज म्यूस इनटू 1। एफ के क्या होता है? इट इज म्यू के इनटू 1। म्यू के एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो देख लेंगे रे, है ना। म्यूस म्यू के किन किन है ना फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, किन से इंडिपेंडेंट है, वो चर्चा होगी, है ना, आज के ही लेक्चर में। तो एक कांस्टेंट रहता है बेसिकली म्यू के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एन क्या है? तो एन वही है, एन है सरफेस के बीच का नॉर्मलाइजेशन। ये सरफेस बॉडी पे कितना नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है वो वाला है। और डायरेक्शन वही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, सरफेस बॉडी के मोशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाता है। वैसे ही है जैसा स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है, यहाँ पे एक्चुअल मोशन, तो एक्चुअल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी की स्लिपिंग है, सरफेस बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाता है। तो बेसिक फंडे हो गए रिगार्डिंग स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। बेसिक फंडे क्लियर हैं। कब स्टैटिक लगेगा, कितना लगेगा, किधर लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, कितना लगेगा एंड किधर लगेगा। बेसिक बातें क्लियर हैं। बेसिक बातें है ना, थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर। थ्योरी क्लियर होगी तो दो लाइन में सवाल उड़ेंगे, ठीक है। मज़ेदार सवाल बनते हैं, बेहतरीन सवाल, ठीक है। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़, ठीक है। दो लाइन में उड़ जाएंगे सवाल, दम ही नहीं है फ्रिक्शन के सवालों में, ठीक है। बट फंडा क्लियर हो, थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट तक, है ना, कंसेप्ट की तह तक जाना है। नाउ व्हाइल डीलिंग विद द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। सब लोग मॉड्यूल पहुँचें, नोट में छोटे पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ ले, नोट का पॉइंट नंबर 1 पढ़ ले। तो नोट का सबसे जो पहला बेसिक पॉइंट है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो कॉफिशिएंट पढ़े, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हमेशा ध्यान रखा कि ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं दे आर यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी एज दे आर द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। आवाज़ नहीं आई, समझ में आ रहा है दोनों? ये देख, जैसे मान ले एफ एस मैक्स क्या पड़ता है, तो यहाँ से म्यू एस क्या होगा, इट इज़ एफ एस मैक्स अपॉन एन। समझ ले, बाद में छापा है ना। तो ध्यान से देख, ये क्या है? फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही तो है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो फोर्स ही तो हुआ रे। एन नॉर्मल डायरेक्शन, ये भी तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट अपॉन फोर्स का यूनिट हो गया यूनिटलेस। फोर्स के डायमेंशन उड़ गया डायमेंशनलेस। क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, समझ लो, बाद में छापना। तो म्यू के क्या हो जाएगा? एफ के डिवाइड बाय एन। ये भी क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। नॉर्मल डायरेक्शन भी क्या है? फोर्स का यूनिट हो गया यूनिटलेस। फोर्स डायमेंशन डायमेंशनलेस। तो हमेशा ध्यान रखें
ये सब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, म्यू एस है, म्यू के है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि म्यू एस और म्यू के ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं और किन किन फैक्टर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक हो या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं अपॉन द समझ मारा ना, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बोथ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट के हैं उन सरफेसेस के मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। म्यू एस एंड म्यू के दे आर फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द सरफेसेस। बोलो मैंने क्या बोला? म्यू एस म्यू के किन पे डिपेंडेंट और किन से इंडिपेंडेंट, इधर देख। तो हमेशा ध्यान रखें जो म्यू एस और म्यू के हैं ये सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है, आओ। जैसे मान ले, सब लोग थोड़ा समझे फिर बाद में छापना। जैसे मान ले कोई ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, ठीक है, राइट। अब मान ले मैं इसी मटेरियल का लेकिन बड़ा ब्लॉक ले आता हूँ विच इज हैविंग ग्रेटर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, है ना। जैसे मान ले मैंने एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, मटेरियल वही है, तो सोच के बोल, क्या जो म्यू एस म्यू के इन सरफेसेस के लिए, क्या वही म्यू एस और म्यू के इसके लिए भी रहेगा? ये सुनो, ये फंडा है ठीक है। ये मतलब है कि म्यू एस और म्यू के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है। छोटा एरिया ले ले, बड़ा एरिया इन कॉन्टैक्ट ले ले, फर्क नहीं पड़ता, है ना तो अगर साहब इनके मटेरियल सेम हैं, है ना, जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है ना, उनके मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर वो मटेरियल सेम है तो जो म्यू एस म्यू के इन सरफेस के वही म्यू एस और म्यू के इन सरफेस के लिए भी रहेंगे, ये मतलब है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली एक कह सकते हो फैक्चुअल पॉइंट है अपने को याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेशन क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखें, थ्योरेटिकली कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोला? तो देख ऐसा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक हमेशा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। देख वैसे तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, फिर भी अगर तुम लोग फील करना चाहो तो ऐसे इसको समझा जा सकता है। बाकी फैक्चुअल है, याद रख ले, हाँ भाई ऐसा होता है। बाकी अगर तुम लोग इसको है ना समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। इधर देख क्या होता है कि इट टेक्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी एज कंपेयर टू कीप द बॉडी इन मोशन समझ मारा ना क्या बोला? जो बॉडी बैठी हुई है, समझ रहा ना, उसको हिलाना मतलब उसको चलाना अब बहुत डिफिकल्ट होता रहे, एज कंपेयर टू द बॉडी विच इज ऑलरेडी इन मोशन। समझ मारा ना, जो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, उसको चलाना इट इज मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में होती है, चल रही होती है, उस पर फ्रिक्शन कम लगती है। असलियत में उसकी एक और कहानी है, उसके अंदर भी एक कहानी है ठीक है, बेसिक बताया तो बहुत अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है, तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा ठीक है। अंदर की कहानी ये है कि जो सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं, दे आर मच मोर प्रोमिनेंट, प्रेवलेंट, डोमिनेंट व्हेन द सरफेसेस आर स्टैटिक, व्हेन द सरफेसेस आर एट रेस्ट, एज कंपेयर टू व्हेन द सरफेसेस आर इन मोशन। जब जो सरफेसेस हैं वो स्टैटिक होते हैं, तब इनके बीच में लगने वाले जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं मच मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसलिए जो स्टैटिक सरफेसेस हैं उनको चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। और जब सरफेसेस मोशन में होते हैं तो उनके बीच में लगने वाली जो इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं।
तो इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा क्लिक किया अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने को याद रखना है एज अ फैक्चुअल पॉइंट। तो मैं फील आ जाए इसके लिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था ठीक है। बाकी आप याद रख लें कि जब सरफेसेस रेस्ट पे होते हैं ना तो उनके बीच में फोर्सेस कहीं ज़्यादा लगते हैं। द इंटरैक्शन फोर्सेस आर मच मोर प्रेवलेंट, प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट व्हेन द सरफेसेस आर एट रेस्ट। तो ज़्यादा फोर्स लगते हैं। जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो यार ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू स्लाइड द बॉडी, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। और जब सरफेसेस मोशन में होते हैं तो उनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स कम हो जाती है, तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख ले कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉफिशिएंट से बड़ा रहता है। क्लियर है? ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लें। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसे ही पढ़ते चल, उड़ाते चलते हैं। देख, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा है इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट आया। ठीक है, क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा बड़ी होती है। क्या बोला? इसी से रिलेटेड पॉइंट है, इधर देख, समझे, बाद में छापे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखो, लेट मी मेक इट वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। भाई साहब, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो एक रेंज है, बड़ी सारी रेंज है, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, उसकी बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा ना भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे देखा जाए तो 0 भी हो सकता है, 0 से कुछ भी हो सकता है, तो 0 थोड़ी एफ के से बड़ा होगा। बात को समझें, स्टैटिक फ्रिक्शन की सिर्फ जो लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी रहती है। क्या है, क्यों है? 2 लाइन का है ना। रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगी। ठीक है, देख, हम लोग एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या ये पढ़े हैं? हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या ये पढ़ते हैं? ये सुनो ध्यान से देखें, क्या एन का फैक्टर तो वैसे ही कॉमन है? क्या अभी भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि साहब म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होती है? क्या हमने प्रूव कर लिया? एफ एस मैक्स ग्रेटर देन एफ के, डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, अरे भाई साहब ये तो वैसे ही कॉमन है, छोड़ दे। जब ये इससे बड़ा है तो ये नहीं हो जाएगा इससे बड़ा? ठीक है, मैथमेटिकली बता रहा हूँ, इधर देख, सिंस म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, इनइक्वालिटी के दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर दे। मैथमेटिकल प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड एन से साहब मल्टीप्लाई करा दें। ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं, एन से मल्टीप्लाई करा दिया। ध्यान से देख, क्या ये एफ एस मैक्स है, क्या ये एफ के है? एफ एस मैक्स क्या पड़ता है? म्यू एस इंटू एन। एफ के क्या पड़ता है? म्यू के इंटू एन। क्या हम लोग प्रूफ कर लेंगे? ये ले, मैथमेटिकली बैंड बजा दी। छोटी छोटी बातें हैं ना, ध्यान रखना। अभी तुम लोग सवाल बनाओगे ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखो, हमेशा ध्यान रखें कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा रहता है, बट अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाने जाओगे तो कई बार छोड़, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में तो मैं स्पेसिफाई नहीं करेगा कि वेदर इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सिर्फ ये लिख देगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 10 तो ऐसे केस में हमें मान के चलना पड़ता है कि वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ध्यान सुन ले, ऑल्दो थ्योरेटिकली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या थ्योरेटिकली म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा रहेगा, बट कई बार सवालों में स्पेसिफाई नहीं रहता है, सिर्फ लिख देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, बताएगा नहीं कि स्टैटिक का कोफिशिएंट है, काइनेटिक का कोफिशिएंट है। क्या मानेगा? वही म्यू एस है, वही म्यू के है, सब वही है। ठीक है, तो इफ ओनली वन म्यू इज गिवन, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, स्पेसिफाई नहीं करेगा। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है, वही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक भी है। एक ही अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तब तो हम मान लेंगे कि वही म्यू एस है, वही म्यू के है। वैसे भी म्यू एस और म्यू के ना बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं, वैल्यूज कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देगा 0.5, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देगा 0.4, बहुत है ना, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। तो कई बार सिर्फ बोल देता है कि साहब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.45 है, मतलब मान के चलेंगे वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है, वही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर? फ्रिक्शन में अब जनरली जो सवाल बनता है उसमें 3 चीज़ें पूछता है, पूछेगा बता,
सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही है उसकी नेचर क्या है? नेचर समझते हो? नेचर मतलब वेदर इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा पूछेगा जो फ्रिक्शन लग रही है उसका बता मैग्नीट्यूड कितना है। तीसरा पूछेगा बताओ उसका डायरेक्शन क्या है। तो इनको निकालने का एक छोटा सा मेथड है, सब लोग मस्त स्टडी बनाए। मैग्नीट्यूड, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन सम स्टैंडर्ड केसेस। किसी भी जनरल केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, नेचर, डायरेक्शन कैसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया मेथड तुम लोगों को बताता हूँ, बेहतरीन मेथड। क्या? जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, अब ब्लॉक रफ सरफेस पे बैठा है। इस चैप्टर से हम लोग रफ सरफेसेस को डील करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कैसे सरफेसेस देखे हैं? स्मूथ सरफेस, जिनको बोलते हैं क्या? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब हम कैसे सरफेस डील करना शुरू कर रहे हैं? अब हम लोग कैसे सरफेस डील करना शुरू कर रहे हैं? रफ सरफेस है, सरफेस विच इज हैविंग सम फ्रिक्शन। ठीक है, तो मान ले ये ब्लॉक रफ सरफेस बैठा है, इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो सबसे पहले तुम लोगों को अप्लाइड फोर्स का फंडा क्लियर कर दूं। देखो कंसेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लैरिटी होगी राइट, तभी तो तुम अपना टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हो। जीवन में कंफ्यूजन रहेगा तो फिर कैसे अचीव करोगे? जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को अप्लाइड फोर्स का फंडा बताता हूं। ये इसको बोलता है अप्लाइड फोर्स। क्या बोलता है? तो अप्लाइड फोर्स, वैसे मॉड्यूल में देख लेना, अच्छे से लिखा हुआ है। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है अप्लाइड फोर्स। क्या मतलब हुआ? अप्लाइड फोर्स राइट। इसको लिटरली मत लेना कि अप्लाइड फोर्स मतलब हाँ भाई अप्लाइड फोर्स। जैसे यहाँ पे ठीक है भाई, अप्लाइड फोर्स तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, छोटा छोटा है ना, फंडे हैं। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस बॉडी बैठी है, लेकिन फोर्स मैं किसी एंगल पे बताता हूँ। मान लो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे उसने लगा दिया है, मान ले थीटा वीटा पे लगा दिया है। तो यहाँ पे सोच के बता क्या अप्लाइड फोर्स एफ होगा? F cos theta। इट इज एफ कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ना पकड़ लिया। बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं इसको? तो इसलिए मैंने बोला इसको लिटरली मत लेना रे कि अप्लाइड फोर्स मतलब सब अप्लाइड फोर्स। हियर अप्लाइड फोर्स इज नॉट एफ, इट इज एफ कॉस थीटा। अप्लाइड फोर्स, अब तुम्हें फंडा क्लियर होगा। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है द फोर्स बिकॉज ऑफ विच द बॉडी हैज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी मोशन की टेंडेंसी बनाए। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में टेंडेंसी बना रही ना। अरे बॉडी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग ही स्लाइड कर सकती है। तो एफ का थीटा के डायरेक्शन में बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कितना? एफ कॉस थीटा। तो यहां पे जो अप्लाइड फोर्स है, दिस इज अप्लाइड फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स है वो यहां पे एफ नहीं होगा। मतलब आसान भाषा में बोल सकते हो वो फोर्स जो कि अलोंग द सरफेस लगे, विच कैन मेक द ब्लॉक मूव, विच कैन मेक द ब्लॉक स्लाइड अलोंग द सरफेस। वो फोर्स जो कि सरफेस के अलोंग ब्लॉक को स्लाइड कराने की कोशिश करे, उसको बोलता है अप्लाइड फोर्स। एक और तोड़ू एग्जांपल देता हूं है ना, फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। फंडे क्लियर होंगे तो सवाल बनेंगे, मजा भी आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इधर देख जैसे मान ले एक ब्लॉक है, ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट दिस वॉल बाय अप्लाइंग सम फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, अब सोच के बता, मान ले ब्लॉक का वेट mg है, अप्लाइड फोर्स f है कि mg है? mg। अप्लाइड, हाँ अप्लाइड फोर्स f है कि mg है? mg। अब तुम लोगों ने पकड़ लिया, अब तुम लोगों को लग रहा है समझ में आने लगा है ना तो अप्लाइड फोर्स मतलब लिटरली मत लेना रे, अप्लाइड फोर्स है साहब सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई इस फोर्स की वजह से ब्लॉक इधर थोड़ी टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाएगा। अप्लाइड फोर्स मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सरफेस के अलोंग स्लाइड करने की टेंडेंसी बनाती है। तो वो फोर्स F थोड़ी होगा, वो तो mg है। mg की वजह से दिस बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg की वजह से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी बनाएगी। इस फोर्स को हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे जो mg है ना, ये काम करेगा एज, ये फंडा है। तो पहले इतना छापे। तो वापस से अपने ओरिजिनल केस पे आ जाते हैं कि साहब ये रहा ब्लॉक, ये रहा अप्लाइड फोर्स है ना। अप्लाइड फोर्स मतलब अलोंग द सरफेस, जो कि बॉडी को अलोंग द सरफेस स्लाइड करा पाए है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक मतलब बॉडी और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। क्या बोला? सबसे पहला एक काम कर,
एफ एस मैक्स निकाल। अब एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या पड़ता है, म्यू एस इंटू एन। सो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस कितना है वो हमें गिवन होगा। कुछ निकालने के लिए कुछ तो गिवन होना जरूरी है, गिवन ही नहीं बताएगा क्या, बताओ अपनी मर्जी से बताते रहो, हमारा नाम ये है, हम चैंपियन है ठीक है, तो कुछ तो गिवन होगा, है ना। सो म्यू एस की वैल्यू अपने को इट इज़ गिवन टू अस। एन क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन, तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस करा के नॉर्मल डायरेक्शन निकल आएगा। ये सुनो क्या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी, ये सुनो, मतलब जरूरी नहीं हर सवाल में एन की वैल्यू एम जी हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये इन दिस केस, ठीक है, तो बॉडी का वेट लग रहा है, सरफेस का नॉर्मल लग रहा है ना, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, नेट फोर्स 0, फोर्स बैलेंस एन की वैल्यू, तो म्यू एस तुम्हें गिवन होगा, एन की वैल्यू हम लोग निकाल के, तो यहाँ से कैसे भी करके एफ एस मैक्स हमने निकाल लिया। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहले बात सुनो। तो डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से? पहला केस, हो सकता है दोनों में कुछ इस तरह का रिलेशन हो कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम हो। क्या बोला? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, एफ एस मैक्स ज्यादा है, और तुम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मतलब समझ इसका क्या है? सरफेस बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने कम फोर्स लगाया, बॉडी नहीं हिलने वाली, तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी स्टैटिक रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। और जब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब तक फ्रिक्शन का जो नेचर रहता है ना, वो सब स्टैटिक रहता है। और हमेशा ध्यान रखें, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे उतना ही रहता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है। जितना बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, सरफेस बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाता है। 0 न्यूटन 0 न्यूटन, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ऐसा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लग जाएगा जितना कि ये अप्लाइड फोर्स है। डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगी। फोर्स की वजह से बॉडी इधर भागने की कोशिश करेगी, इसको प्रिवेंट करने के लिए सरफेस बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा, ऐसा है। स्टैटिक फ्रिक्शन गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, कैन काइनेटिक फ्रिक्शन डू द सेम? ऐसा नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होती है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक की कोई रेंज नहीं होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Is there some condition in which coefficient of static friction is smaller than coefficient of kinetic friction? ऐसा नहीं होता है ठीक है। Theoretically, coefficient of static is always greater than coefficient of kinetic friction. इसमें साथ दूसरा केस आया कि मान लो डेटा कुछ ऐसा है कि मामला टाई हो गया। क्या? अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बैलेंस कर गए। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि, ध्यान सुनना, सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने भी उतना ही फोर्स लगा दिया है, ये मतलब है। इसको हम बोलते हैं कि हियर इन दिस केस द बॉडी इज इन इंपेंडिंग स्टेट, द बॉडी इज इन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लोप। बॉडी जो है यहाँ पे जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग है, जस्ट इन इक्विलिब्रियम में। मतलब ऐसा हो जाएगा कि बॉडी अब चला कि तब चला, मतलब है ना, जस्ट इक्विलिब्रियम में, जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग है। थोड़ा भी फोर्स और लग गया तो चल पड़ेगी, 0.0001 न्यूटन भी लगा दिया चल जाएगी, ऐसा है। बट अभी चल नहीं रही है, चलने वाली है, चल नहीं रही है। तो जब चलने वाली सिचुएशन होती है तो अभी भी यहाँ पे बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, अभी भी नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक। मोशन नहीं कर रहा है, करने वाला है, अबाउट टू स्लिप इसको बोलते हैं, चलने वाला है, राइट, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, इंपेंडिंग स्टेट बोलते हैं। बस मतलब माहौल बना रहा है कि बॉडी अब चला कि तब चला, मतलब समझ है ना वीडियो, है ना, वैसा केस है, जस्ट चलने वाला है।
बट अभी स्टैटिक है, तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अभी भी स्टैटिक ही है, कोई शक नहीं। और अभी सरफेस बॉडी पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, समझ ना। सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है तुमने भी उतना ही लगाया है, ठीक है, तभी तो बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो अभी जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा एफ एस मैक्स के बराबर होगा, विच इज म्यू एस इंटू वन, कितना, और डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रहा है, फोर्स की वजह से बॉडी इधर भागने की कोशिश कर रही है, सरफेस बॉडी के मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। तो आखिरी केस अब आया कि जो है सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है तुमने उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा दिया है। क्या बोला कि साहब अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स को एक्सीड कर गई है, सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है तुमने उससे भी ज़्यादा लगा दिया है, तो ऐसे केस में सरफेस अपने हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा बहुत हो गया अब निकल लो क्या बोलेगा बोलेगा मैं जो है जीवन में जितना कर सकता था उतना कर दिया अब मेरे हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब इसको ले जाओ। तो ऐसे केस में यहाँ पे मोशन शुरू हो जाएगा। देखो सरफेस बॉडी को रोकने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दर लगा सकता है, ठीक है, लेकिन तुमने जो फोर्स लगाया वो एफ एस मैक्स से भी ज़्यादा है। मान लो ये 20 न्यूटन, तुमने 40 न्यूटन लगा दिया, तो अब तो इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को एक्सीड कर गया है। अब क्या नेट फोर्स बॉडी पे इधर लग जाएगा, अब बॉडी क्या एक्चुअली में इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगी, तो यहाँ पे मोशन शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक। तो अब स्टैटिक को रिप्लेस कर देगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन की जो नेचर होती है वो काइनेटिक हो जाती है। और क्या हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितना, म्यू के इंटू एन, अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना जितना कि अप्लाइड फोर्स, काइनेटिक ऐसा नहीं, तुम जितना मर्जी फोर्स लगा लो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा है, समझ आ रहा ना। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस, क्या, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। और सिंस इस केस में बॉडी मोशन शुरू कर चुकी है, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को एक्सीड कर चुका है ना, इसका मतलब बॉडी स्लाइड कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिधर बॉडी भाग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस बॉडी के इधर वाले मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगी। ये जो तीनों केसेस हमने पढ़े हैं एक बार फिर से तुम लोगों को समअप कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ठीक है। जितने भी सवाल बनते हैं इन्वॉल्विंग नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, वो सबसे पहला काम कर कि बॉडी एंड सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाला, एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एन से निकाल लिया। देन यू कंपेयर अप्लाइड फोर्स विद दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला केस, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटी है, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटी, मतलब सरफेस बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने कम लगाया है, तो ऐसे केस में बॉडी नहीं हिलेगी, बॉडी स्टैटिक रहेगी, नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा। और हमेशा ध्यान रखें स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर लगता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है। 0 न्यूटन तो 0 न्यूटन, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ऐसा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही जितना कि अप्लाइड फोर्स है। डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर डेटा ऐसा है, अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स बराबर है, मतलब सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है तुमने भी उतनी लगा दिया है, तो यहाँ पे बॉडी अबाउट टू स्लिप हो जाती है, स्लिप नहीं करती है बट करने वाली है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा चल पड़ेगी, ऐसा है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक ही रहेगा, कितना लगेगा, एफ एस मैक्स के बराबर लगेगा, क्लियर है। और जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। आखिरी पॉसिबिलिटी, तुमने जो फोर्स लगाया एफ एस मैक्स से भी बड़ा हो गया, मतलब सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है तुमने उससे भी ज़्यादा लगा दी है, तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, तो अब सरफेस हाथ खड़े कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इधर वाला फोर्स एक्चुअली में इधर वाले फोर्स से एक्सीड कर जाता है, तो नेट फोर्स बॉडी पे इधर लग जाता है और बॉडी एक्चुअली में मोशन शुरू कर देती है। और मोशन होगा तो कौन सी फ्रिक्शन, काइनेटिक।
कितना कांस्टेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा अप्लाइड फोर्स कितना है, स्टैटिक को फर्क पड़ता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इट डज डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स, उतना ही जितना अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्क नहीं पड़ता है कितना अप्लाइड फोर्स है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा है। ऑक्सीडाइजेशन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फंडे क्रिस्टल क्लियर है, फंडे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब तुम्हें सवाल बनेंगे, एक लाइन में सवाल उड़ेंगे अगर फंडे क्लियर हैं, ऐसा है, ठीक है। तो कैसे सवाल बन सकते हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। सब लोग पक्षी पहुँचे, तो आओ देखते हैं तुम लोग जो है क्या बना रहे हो। सवाल नंबर बना है, ठीक है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है। काफ़ी बच्चों का वैसे बन गया। एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस बैठा है और उस पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा रहा है बराबर 5t। समय के बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्स समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ। ब्लॉक का जो मास है, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी है, ठीक है 0.3 है, समझ में आ रहा है। तो पूछ रहा बता डिफरेंट टाइम पे मैग्नीट्यूड है, नेचर है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, कहाँ होगा। तो सबसे पहला टारगेट है अपना कि साहब एफ एस मैक्स निकालना है। तो एफ एस मैक्स क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, इट इज म्यूस इंटू एन। क्या है भाई, अब एन ध्यान से देखें, क्या वर्टिकल में दो ही फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक का वेट है, सरफेस का नॉर्मल है। वर्टिकल में तो कोई मोशन होगा नहीं, होगा क्या, हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, नेट फोर्स 0, फोर्स बैलेंस, जितना ऊपर से उतना नीचे से। तो क्या एन की वैल्यू तुम्हें एम जी के बराबर दिख रही है, इधर से फोर्स उड़ा दी है, एन की वैल्यू एम जी चिपका दे, ठीक है, राइट। तो वैल्यू चिपका रहा हूँ, म्यूस कितना 0.5, एम मान लो 5 है, जी मान लो 10 है, कितना आ गया, तो ये आ गया साहब एफ एस मैक्स। अब शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट मतलब टी बराबर 2 सेकेंड पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो टी बराबर 2 सेकेंड पे पहले फोर्स निकालते हैं कितना है, एफ बराबर 5t, टी मान लो 2 आ गया, तो कितना आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब हम इस अप्लाइड फोर्स को कंपेयर करेंगे विद दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखें, क्या फोर्स के लिए अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफ एस मैक्स, फोर्स है 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन, मतलब सरफेस ब्लॉक को रोकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने कम फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी नहीं हिलने वाली है। नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक। और क्या स्टैटिक का हर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो क्या इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये सुनो। ब्लॉक पे आपने 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया तो सरफेस भी उतना ही लगाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स उतना ही लगता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है, क्लियर। अच्छा, डायरेक्शन पता ही है, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी के टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स की वजह से इधर भागने की कोशिश करेगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, है ना। दूसरा है टी बराबर 5 सेकेंड, तो पहले टी बराबर 5 सेकेंड पे अप्लाइड फोर्स देखते हैं। तो ये है 5t, तो 5 इंटू टी मतलब 5 कितना, ठीक है 25 न्यूटन, राइट। अब ध्यान से देखें, क्या अप्लाइड फोर्स उतना ही आ रहा है जितना कि एफ एस मैक्स है। तो सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है तो उतना ही अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। तो बॉडी यहाँ पे बॉडी जस्ट इम्पेंडिंग स्टेट में आती है, अब चलेगी तब चली, मतलब अबाउट टू स्लिप हो जाता है, बट स्टैटिक अभी भी स्टैटिक है।
अभी भी जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक ही होगा, ठीक है। और कितना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, कितना 25 न्यूटन। कितना लगेगा, डायरेक्शन पता ही है कि साहब 25 न्यूटन इधर लगा रहे हो, राइट। तो इधर भी क्या होगा, मतलब सरफ बॉडी इधर भागने की कोशिश करेगी, तो सरफेस बॉडी के इधर वाले मोशन को अवॉइड करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। आखिरी में बोलता है मान ले t बराबर 10 सेकंड, तो t बराबर 10 सेकंड पे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना, 5 × 10 मतलब 50 न्यूटन। अब जो डेटा है वो पलट गया है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम पड़ गई। सरफेस बॉडी को रोकने के लिए जितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है तुमने उससे भी ज़्यादा लगा दिया, अब बॉडी चल पड़ेगी, तो अब मोशन एक्चुअली में शुरू हो जाएगा। तो मोशन होगा, इसका मतलब पक्की बात है कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक, है ना। तो देखो, तो अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन होगा इट इज काइनेटिक, है ना। और क्या काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, हमेशा कांस्टेंट होता है म्यू के × 1। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, काइनेटिक डिपेंड नहीं करता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसमें म्यू के तो ठीक है, इनकी वैल्यू एम जी हम लोग निकाल ही चुके हैं। छाप दे, म्यू के कितना है 0.3। देखो यहाँ पे जस्टिफाई भी हो रहा है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ऐसा है थियोरेटिकली, बट कई बार सवाल में एक ही म्यू होता है तो उसमें मान लेते हैं दोनों बराबर, है ना। तो म्यू के 0.3 हो गया, एम मान लो 5 है, जी की वैल्यू 10 है, कितना आ गया 15 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी इधर भागने की कोशिश कर रही है जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया ना 50 न्यूटन, उसकी वजह से इधर भागेगी। अब कोशिश नहीं कर रही है, एक्चुअली भाग रही है। तो मोशन के मतलब वेलोसिटी इधर होगी, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन, सरफेस बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर। होपफुली हम लोग वेडनेसडे से जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं ग्रेविटेशन की वो शुरू हो रही हैं, ठीक है। चैप्टर्स लाइक ग्रेविटेशन है, SHM है, हीट एंड थर्मो, छोटे छोटे चैप्टर्स जो है इनको उड़ा देंगे मॉर्निंग में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो एवरी डे 1 to 2 1 घंटा, ज़्यादा तुम लोगों के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मामला आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि हम लोग अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो एवरी डे, ठीक है, तुम लोगों की 1 to 2 टाइमिंग नोट कर लें। होपफुली टेंटेटिव टाइमिंग बता रहा हूँ, कोशिश करेंगे वेडनेसडे या मे बी थर्सडे शुरू करेंगे, वैसे कोशिश करेंगे हम लोग वेडनेसडे शुरू कर लें 1 to 2 एवरी डे 1 आवर, ठीक है। और ग्रेविटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे ऐप में जो है मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अभी मॉड्यूल बन रहा है एक्चुअली, है ना, एक आध हफ्ते में बन जाएगा, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट वीक तक तुम लोगों को मॉड्यूल मिल जाएगा, लेकिन जब तक मॉड्यूल नहीं है तब तक ऐप से काम चलाएं, ठीक है। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। तो सवाल नंबर बिल्कुल सिंपल सवाल, क्या ये सब बॉडी है, 2 kg मास का ब्लॉक है, इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया है 2.5 का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक इज पॉइंट, है ना 4। और पूछ रहा है कि बता कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पे लगेगा। सबसे पहला काम है एफएस मैक्स की वैल्यू निकालना। फिर से ध्यान से देखें, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लगेगा और सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस ला दे, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर होगी, तो एफ एस मैक्स कितना आ गया। अब वैल्यू चिपका दे, म्यू एस हो गया 0.5, एम हो गया 2, जी मान ले 10 है, तो एफ एस मैक्स कितना आ गया। अप्लाइड फोर्स कितना है 2.5, कितना। तो अब ध्यान से कंपेयर कर लें, क्या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटी दिख रही है। अप्लाइड फोर्स लेस देन एफ एस मैक्स, ये देखो, मतलब सरफेस बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने कम फोर्स लगाया, बॉडी नहीं हिलने वाली। नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक, और फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या होगी, हमेशा उतनी जितना कि अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। और डायरेक्शन तो पता ही है, हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट, फोर्स की वजह से इधर भागने की कोशिश करेगा, और उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखें, स्टैटिक उतना ही लगता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम रहेगी, जितना इधर से उतना इधर से कटैक। और अगला वाला बिल्कुल सिमिलर है, सवाल नंबर
थर्ड आंसर इज बना है। तो सवाल में क्या बोलता है, सवाल की लैंग्वेज थोड़ा पकड़ें, है ना। क्या बोलता है सब, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, 98 न्यूटन इज नीडेड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग द बॉडी, मतलब मिनिमम इतना फोर्स ब्लॉक मांगता है सो दैट जस्ट ये मूव करना शुरू कर दे। तो देखो जब भी इस तरह की तुम्हें लैंग्वेज मिलेगी कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू मूव, कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, एफ एस मैक्स। जस्ट मूव करने वाला है वाली सिचुएशन, वाला है वाली सिचुएशन आए तो कौन सी फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स। कौन सा फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे द बॉडी इज जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, अब चला की तब चला की, मतलब वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ एस मैक्स। चल नहीं रहा है, चलने वाला है, तो जब चलने वाला है वाली सिचुएशन तो कौन सी फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स। द बॉडी इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या है, जस्ट इक्विलिब्रियम में, तो जितना इधर से उतना इधर से फोर्स, तो इधर से कितना 98, और क्योंकि जस्ट चलने वाला है तो कौन सी फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स। एफ एस नहीं, जस्ट चलने वाला है तो कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू। और एफ एस मैक्स क्या पड़ता है, म्यू एस इंटू एन। और ध्यान से देख क्या यहाँ पे एन की वैल्यू एम जी दिख रही है, ये सुनो, अरे वर्टिकल कोई मोशन थोड़ी है रे, है ना, नीचे एम जी लग रहा है, सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, एन एस बैलेंस बाय एम जी, ठीक है, हो जाएगा। बाकी वैल्यू चिपका दे। म्यू एस तो खैर कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ ही रहा है, बोल बॉडी का मास कितना, जी की वैल्यू कितना, हो जाएगा। तो उसी को सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस। कैसी, यूनिट एंड डायमेंशनलेस। बोलो भाई, फोर्थ एंड फिफ्थ सिमिलर सवाल है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या बोलता है, एक ब्लॉक है 20 kg मास का, इस पे से 500 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है भाई। अब तुम लोग सवाल में ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, एक ही म्यू उसने गिवन है, स्पेसिफाइड नहीं है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ध्यान से पढ़, इफ म्यू बराबर कुछ नहीं बोला, इफ म्यू बराबर 0.5, मतलब मान के चल रहा है वही म्यू एस है वही म्यू के है। क्या पूछ रहा है, बता ब्लॉक का एक्सटेंशन क्या है। देखो इस प्रोफाइल के सवालों में पहले तुम्हें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। क्या एनालाइज करना होगा कि क्या ब्लॉक एक्चुअली में चलेगा भी कि बैठा रहेगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर अप्लाइड फोर्स विद एफ एस मैक्स। अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज़्यादा तभी तो चल पाएगा, अदरवाइज बैठा रहेगा, एक्सटेंशन 0 होगा। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है सब। वर्टिकल में ध्यान से देखें, कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर ही रहेगी। तो पहले एफ एस मैक्स देख लेते हैं कितना, इट इज़ म्यू एस इंटू एन, एन मतलब एम जी, म्यू एस म्यू के बराबर है 0.5 ईच, एम कितना है 20, जी कितना है मान लो 10 है, कितना हो गया। और अप्लाइड ये एफ एस मैक्स है, अप्लाइड फोर्स कितना है, तो अप्लाइड फोर्स ध्यान से देखें कि एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, मतलब पक्की बात है बॉडी डेफिनेटली स्लाइड करेगी। ये सुनो, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, बॉडी मूव करेगी। मान लो ऐसा डेटा होता है ना कि एफ एस मैक्स होता 500 और अप्लाइड होता 100, तो बॉडी नहीं हिलती, तो आंसर वुड बी 0, एक्सेशन वुड बी 0। बट इस केस में अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेशन निकालना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर नहीं है, ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए देखा कि क्या बॉडी एक्चुअली मोशन कर रही है या बैठी है। तो जब ये बात पक्की होगी बॉडी चलेगी, तो अब यू हैव टू डील द क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश एंड, है ना, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो जब पता चल गया कि चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। अप्लाइड फोर्स इधर से है और अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एक्सेशन मान ले ए है, तो क्या इक्वेशन चमकी, आवाज नहीं आई। जिधर एक्सेशन उसी डायरेक्शन नेट फोर्स, आगे नेट फोर्स कितना होगा एफ माइनस एफ के, विल प्रोवाइड मास इनटू एक्सेशन टू द सिस्टम। क्या ये सारी बातें लॉज ऑफ मोशन की हैं, ये पिछले चैप्टर की हैं, इसलिए तुम लोगों को स्टार्टिंग बताया
फ्रिक्शन इज नथिंग बट, सारे के सारे लॉस ऑफ मोशन के फंडे लगे हैं, ये देखो सैंपल देख रहा है तुम्हें। अब सारी वैल्यू चिपका दे। अप्लाइड फोर्स कितना 500, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना। अच्छा इस केस में सोच के देखो, क्या जितना एफ एस मैक्स है उतना ही एफ के होगा, क्योंकि दोनों का म्यू बराबर है। ध्यान सोचना, एफ के अगर निकालने की कोशिश करेगा क्या पड़ता है, इट इज़ म्यू के इंटू एन। तो म्यू के एन का मतलब क्या है, एम जी, छाप दे, ठीक है। तो एफ के हो जाएगा कितना, म्यू के मतलब म्यू ऐसा म्यू के हो तो बराबर ही है, एम हो गया 20 और जी हो गया 10, वही तो आ रहा है। तो यहाँ से भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एफ के की वैल्यू कितनी आ रही है, वही आ रहा है जो कि एफ एस मैक्स है। ये सुनो, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एफ के की जो वैल्यू है ना उतनी हो गई है जितने की एफ एस मैक्स, क्योंकि दोनों म्यू बराबर हो गए हैं इसलिए वैल्यू बराबर आ रही है। म्यू हो गया, एम हो गया, सब हो गया रे, है ना 100 न्यूटन। तो एफ के चिपका दे रहा हूँ 100 और मास हो गया मान लो कितना 20 हो जाएगा। एक्सेशन कितना निकल आएगा। और बिल्कुल सिमिलर है नेक्स्ट वाला सवाल, अगला वाला जो सवाल है, सवाल नंबर क्या ख्याल है बनाए। ब्लॉक है 2 kg मास का, ठीक है ना। और 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखें, इसमें भी एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो मान के चलेंगे वही म्यू एस है वही म्यू के है ना। 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, क्या पूछ रहा है, एक्सेशन। तो पहले देखना पड़ेगा बॉडी मूव भी करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वर्टिकल में तो कोई मोशन होने से रहा है ना, एम जी लग रहा है, ट्रैक का नॉर्मल है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स 0, फोर्स बैलेंस। तो सबसे पहला काम करते हैं, फर्स्ट मैक्स निकाल लेते हैं, कितना, म्यू एस इंटू 1, ठीक है सर। तो म्यू एस इंटू एन मतलब हो गया एम जी, चिपका दे वैल्यूज़। तो म्यू हो गया 0.3, एम हो गया, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, जी मान ले 10 है, कितना, और अप्लाइड फोर्स कितना है 10 इज अप्लाइड फोर्स। कंपेयर कर, क्या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटी दिख रही है। अप्लाइड फोर्स लेस देन एफ एस मैक्स, बॉडी नहीं हिलने वाली, बॉडी स्टैटिक रहेगी, क्या है, बॉडी रेस्ट पर रहेगी, फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट में उतना ही रहेगा जितना कि अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना रहेगा 5 न्यूटन। मतलब इधर से अप्लाइड फोर्स लगाया, इधर से स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन लगेगा। मतलब इस केस में क्या एक्सेशन का आंसर 0 हो जाएगा। अरे बॉडी रेस्ट पे है ना रे, ये गूगली है, गूगली सवाल नहीं है, गूगली समझ में आई, क्लीन बोल्ड, ठीक है। तो ये गूगली है, एक्सेशन पूछ रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो सिमिलर सवाल हो गया जैसा पिछला वाला था। हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी रेस्ट में है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू तो किया है लेकिन रेस्ट में तो कैसे होगा। नहीं, बॉडी तो इनिशियली रेस्ट पे है ना, हर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे होती है, फोर्स तो बाद में लगाया जाता है समझ रहा है ना। ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनली थोड़ी रेस्ट पे रहेगी जब मैं फोर्स लगाऊंगा, वो तो फोर्स लगाने से पहले की स्टेट है उसकी, समझ में आ रहा है ना। फोर्स लगाएगा उसके बाद थोड़ी रेस्ट पे रहेगी, समझ में आ रहा है ना। और देखो ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट पे है तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो यार मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। म्यू एस और म्यू के तो हमेशा बोल सकते हो कि यहाँ से आप इस सरफेस के लिए म्यू एस इतना म्यू के इतना, उसको क्या फर्क पड़ता है रेस्ट पे मोशन में, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, समझ रहा है ना। उससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि वो रेस्ट पे मोशन में। म्यू एस और म्यू के तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, राइट। एक गिवन मटेरियल के लिए वो तो फिक्स रहेगा, उसको थोड़ी पता है, मटेरियल को थोड़ी पता है बॉडी रेस्ट पे मोशन में, समझ आया ना। हाँ, सवाल नंबर 6 एडवांस का सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 6 जो है अच्छा सवाल है, क्या है भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट में कुछ इस तरह की पिक्चर है, क्या है भाई, इस सवाल में भी ध्यान से देखें, एक ही फ्रिक्शन गिवन है, समझ में आ रहा ना।
सिर्फ दे रखा है म्यू बराबर 0.6, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, म्यू ऐसा म्यू क्या मान के चलेंगे बराबर, ठीक है। ब्लॉक को प्रेस कर रखा है अगेंस्ट अ वॉल बाय अप्लाइंग सम हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक का जो वेट है, ब्लॉक का मास नहीं, क्या वेट दे रखा है, इस बार मास नहीं है। पूछता बता कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये अच्छा सवाल है। तो पहले बॉडी का हम FBD खींच लेते हैं, बोलो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अलग से देख लेते हैं। इधर से वेट लगेगा, ये तो आप लगा ही रहे हैं 10 न्यूटन का। क्या ये वॉल अपने परपेंडिकुलर में इधर नॉर्मल एक्शन लगाएगी, या सुनो सरफेस अपना परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन नॉर्मल एक्शन लगाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, बॉडी का जो भी मोशन हो सकता है वो तो वर्टिकल हो सकता है, ये तो वॉल है। ब्लॉक जो है वॉल को तोड़ के इधर थोड़ी जाएगा, रास्ता तो निकलना है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 रहेगा, फोर्स बैलेंस रहेंगे, ये सुनो आवाज़ नहीं आई। इधर से कितना 10 न्यूटन, इधर से कितना नॉर्मल एक्शन, n बराबर 10 न्यूटन, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहला काम करते हैं, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं। तो म्यू तो एक ही है, कितना 0.6, एन कितना हो गया, कितना आएगा। अब यहाँ पे सोच के बता, जो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन रखेगा 5 न्यूटन रखेगा, 5 न्यूटन। तो ये तुम लोगों को फंडा पहले ही क्लियर कर दिया है ना। फंडा हम लोग पहले ही क्या पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम लोग बोलता हूँ थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा कर, तो सवाल ठीक है आसानी से बनेंगे और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। तो अप्लाइड फोर्स का मतलब अप्लाइड फोर्स नहीं होता है वो फोर्स, वैसे तो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, वो यहाँ पे होगा नहीं। अप्लाइड फोर्स मतलब वो फोर्स बिकॉज ऑफ विच द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, वो यहाँ पे वेट काम करेगा। बॉडी का जो वेट है उसकी वजह से दिस बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अप्लाइड फोर्स मतलब ये फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी मोशन की टेंडेंसी बना रही है, दिस इज नॉट अप्लाइड फोर्स। ये बस ध्यान रखना है, बच्चों से गलती यहीं पे हुई थी कि अप्लाइड फोर्स मतलब लिटरली ले गए, हाँ भाई अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है नहीं, गलत। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे वेट है, ये ध्यान रखें। और वेट क्या अपने को सवाल में डायरेक्टली दे रखा है 5 न्यूटन, कंपेयर करा। क्या अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्स? अप्लाइड फोर्स 5 है, एफएस मैक्स 6 है, बॉडी नहीं हिलने वाली है। सरफेस बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगा सकता है, तुमने कम लगाया, बॉडी स्टैटिक रहेगी। तो नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा। और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? तो हर इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही जितना कि अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है? अप्लाइड फोर्स कितना? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना रहेगा? 5 न्यूटन, ठीक है। इधर से अप्लाइड फोर्स लग रहा है वेट, वेट मतलब 5 न्यूटन। तो सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा कितना? 5 न्यूटन। ये सवाल है आसान सा जो एडवांस में पूछा था। सवाल नंबर 7 में क्या बोल रहा है? अच्छा सवाल है, पेशेंस समझें, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ये 2 ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, है ना, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली, है ना। देखो फिर से लॉज ऑफ मोशन के फंडे लगेंगे ना, इसलिए तुमने बताया फ्रिक्शन इज समथिंग बट राइट, लॉज ऑफ मोशन, सारे लॉज ऑफ मोशन के फंडे यूज होंगे। तो इसमें ए का जो मास है 10 kg है, ब्लॉक ए और इस टेबल के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है 0.2 है। मिनिमम मास ऑफ बी टू स्टार्ट द मोशन, कितना मिनिमम मास यहाँ पे रखें सो दैट सिस्टम जस्ट मूव करना शुरू कर दे। इस प्रोफाइल के जितने भी सवाल आते हैं, लैंग्वेज पकड़, कितना मिनिमम मास यहाँ पे हैंग करें हम बी का सो सिस्टम जस्ट चल जाए। उससे अगर कम लगाएगा तो नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पे। स्मूथ सरफेस होता तो भाग जाता, बट अभी है ना इस ब्लॉक को रोकने के लिए है ना टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इसलिए वो बोल रहा है कितना मिनिमम मास यहाँ पे हैंग करें सो दैट जस्ट मूव कर जाए। तो जब भी इस तरह की तुम्हें लैंग्वेज मिले जस्ट अबाउट टू स्लिप है, कौन सी फ्रिक्शन लगाएंगे? एफएस मैक्स। चल नहीं रहा है, चलने वाला है, तो वाली सिचुएशन जब आएगी तो एफएस मैक्स लगाएगा। तो अभी भी क्या हम बोल सकते हैं, दोनों ब्लॉक्स एब्सोल्युटली इक्विलिब्रियम के हैं, मोशन करने वाले कर नहीं रहे हैं, मतलब द बॉडीज द ब्लॉक्स आर जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग। दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम के। मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक का मास m है, तो इसकी तो यहीं पे निपटा देता हूँ FBD। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, FBD क्लियर। ब्लॉक पे 2 ही फोर्सेस हैं,
ब्लॉक का वेट हो गया, स्ट्रिंग का टेंशन अवे फ्रॉम ब्लॉक, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में फोर्स उड़ा दे। क्या पहले इक्वेशन सबको क्लियर? इसकी एबीडी यहीं पे निपटा देता हूँ, कौन अलग से बनाए, है ना। इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं थोड़ा ध्यान दें, आवाज़ नहीं आई। ब्लॉक का वेट हो गया 10 जी, ट्रैक का नॉर्मल हो गया ऊपर की तरफ, और स्ट्रिंग का टेंशन हो गया, टेंशन किधर अवे फ्रॉम ब्लॉक। क्या इस टेंशन की वजह से दिस ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लिप इन दिस डायरेक्शन? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या सरफेस इस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, और क्या वो फ्रिक्शन एफएस मैक्स होगा? क्योंकि इट इज जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इक्विलिब्रियम में है, चल नहीं रहा है, चलने वाला है, ठीक है। तो ये भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस कर दे। बोलो इक्वेशन क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। देखो टेंशन तो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग यूनिफॉर्म में टेंशन सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है ना, तो जितना यहाँ पे टेंशन है उतना यहाँ पे टेंशन। तो वर्टिकल में अलग से फोर्स बैलेंस करा दिया, n बराबर 10 जी, और हॉरिजॉन्टल में अलग से बैलेंस करा दिया, इधर से टी इधर से एफ एस मैक्स। इक्वेशन समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो एफ एस मैक्स क्या पढ़ते हो, म्यू एस इंटू एन, दोनों निकल चुके हैं। टी की वैल्यू यहाँ से चिपका दे, एन की वैल्यू यहाँ से चिपका दे, एम निकल आएगा, ठीक है। तो म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कितनी 10 जी, और टी की वैल्यू क्या निकला एम जी, जी ने जी को मारा, बहुत मारा, क्या एम निकल आएगा यहाँ से, एम बराबर म्यू एस इंटू 10, ठीक है। अच्छा म्यू एस क्या अपना हो गया मैंने 0.2, तो 0.2 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब बी का मिनिमम मास जो तुम्हें हैंग कराना पड़ेगा कितना होना चाहिए, 2 kg। 2 से अगर कम होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, हाँ 2 से ज़्यादा होगा तो चल पड़ेगा। इसको 2 से ज़्यादा बढ़ाया तो टी बढ़ जाएगा, और टी अगर एफ एस मैक्स से बढ़ेगा तो भाग जाएगा ये। तो उसको चलाने के लिए जो मिनिमम मास होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, इससे कम पे नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा पे चल पड़ेगा। फंडा समझ में आ गया? बिल्कुल सिमिलर सवाल है नेक्स्ट वाला। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।